हेलो, वेलकम एंड नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और लेकर हाजिर हूं आपका मनपसंद प्रोग्राम प्रॉपर्टी गुरु, जहां पर हर हफ्ते हम लेकर आते हैं प्रॉपर्टी बाजार की ताज़ा जानकारी आपके लिए, और जहां पर एक बड़ा जरिया बनते हैं आपके वो सवाल जो आप हर हफ्ते लगातार पिछले कई सालों से हमें भेज रहे हैं। होते वो आपके व्यक्तिगत सवाल हैं कि क्या खरीदना है, क्या बेचना है, क्या ये मेरा डिसीजन सही है, लेकिन वो अनगिनत प्रॉपर्टी बायर्स को, सेलर्स को मदद करते हैं बाजार को जानने और समझने में। तो आज का भी एपिसोड कुछ इसी तरह होगा, जहां ढेर सारी बातचीत होने वाली है प्रॉपर्टी बाजार को लेकर। आपके सवाल होंगे, उनके जवाब होंगे, और इस सारी बातचीत हम करेंगे आज के हमारे मेहमान प्रॉपर्टी स्टोरी के को फाउंडर आशीष महाजन से। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। तो हमेशा की तरह हम शुरुआत करते हैं, थोड़ा एक सिनॉप्सिस आपसे ले लेते हैं मार्केट का इस वक्त क्या हाल चाल है। तो अब देखिए, एक बड़ा इवेंट बाजार के सामने खड़ा है, मार्केट के सामने खड़ा है, और वो है इलेक्शंस। तो क्या इलेक्शंस का रियल एस्टेट मार्केट से सीधा कोई कनेक्शन है, या उस समय कोई इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है मार्केट पर? जी विपिन जी, इलेक्शंस यस आने वाले हैं। तो आप एक एक दो ट्रेंड इन दिनों में दिखते हैं। एक तो आपके अप्रूवल्स वगैरह नए प्रोजेक्ट्स के वो थोड़े स्लो हो सकते हैं, बिकॉज सारी मशीनरी इलेक्शंस की तरफ डिवोट हो जाती है सरकार की। सेकेंडली, कई लोग कई डिपार्टमेंट्स नई फाइल्स को नहीं मूव करते हैं इस पीरियड में। तो आप ये देख सकते हैं कि कुछ लॉन्चेस जो हैं नए प्रोजेक्ट्स के रेरा वगैरह, ये स्लो हो सकते हैं इनके अप्रूवल्स। सेकेंडली, कुछ हाई टिकट ट्रांजैक्शंस भी कम हो सकते हैं इस पीरियड में, बिकॉज बहुत सारा बिजनेस और पॉलिटिक्स का आपस में रिलेशनशिप रहता है। तो इन दिनों में कई लोग हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस नहीं करना चाहते। बट रेगुलरली आई थिंक फिलहाल तो मार्केट में सप्लाई ऐड हुई है, हर जगह पे हो रही है। और एक दो महीने के पीरियड के लिए इस तरह की नई एडिशन अगर रुकती भी है तो उससे इतना बड़ा मार्केट पे कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। राइट, तो चलिए, इतना आपको महसूस नहीं होगा। इलेक्शंस आएंगे, उनके नतीजे आएंगे, देश का राजनीतिक माहौल उससे गर्म जरूर होगा, लेकिन प्रॉपर्टी प्राइसेस या प्रॉपर्टी बाजार में ऐसी कोई एक्स्ट्रा गर्माहट उसे लेकर नहीं आएगी। हाँ, थोड़ा बहुत जो जैसा बताया आशीष जी ने कि फाइल्स की मूवमेंट थोड़ी स्लो हो जाती है, लेकिन वो आपको पता नहीं लगेगा, क्योंकि एक बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है। तो एक दो महीने से उसमें इतना ज़्यादा अंतर आपको आता हुआ नहीं दिखेगा। राइट, तो चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। दिनेश भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्वालियर से अपना सवाल लेकर। दिनेश जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। क्या पूछना चाहेंगे आज? मैंने एक फ्लैट बुक किया है 1574 75 स्क्वायर फीट का। हाँ यू जी। यू वन में, यू वन NIDM रोड पुणे। ओके। तो मैं जानना चाहता हूँ कि बिल्डर का मतलब ग्रेडिंग क्या है, रेटिंग क्या है, और ये जो मतलब ये जो मेरा इन्वेस्टमेंट है ये सही है, ये एंड यूज के लिए है। अच्छी बात है भदौरिया साहब। वैसे आप ग्वालियर से हैं, लेकिन एंड यूज के लिए पुणे में आपने घर खरीदा, कोई विशेष कारण? मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ, तो पुणे में जो ये मिलिट्री हॉस्पिटल वगैरह की सुविधा है, इससे वहाँ शिफ्ट होना चाहता हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया बात है, बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बधाइयां भी आपको। लेकिन अब हम आपकी प्रॉपर्टी का थोड़ा जायजा ले लेते हैं। यो वन, एक तो आशीष जी, मुझे पुणे इस मामले में बहुत अच्छा लगता है। काफी इनोवेटिव नाम पुणे में आते हैं। मतलब बेंगलोर भी एक मार्केट है जहां प्रोजेक्ट से बड़े शानदार नाम होते हैं, लेकिन पुणे में थोड़े से ट्रेंडी नाम होते हैं। यो वन भी वैसा ही एक नाम है। वेल, तो नाम बढ़िया है, लेकिन प्रॉपर्टी कैसी है? तो विपिन जी, U1 का बैकग्राउंड ये है कि यू ब्रांडेड रेजिडेंसेज हैं, तो ये ग्लोबल ब्रांड है। जैसे कि हम ट्रम्प टावर जानते हैं, वैसे यू भी एक ब्रांडेड रेजिडेंस है। ओके। और जो इसके डेवलपर हैं पूना में, ट्राइबेका ग्रुप ने आई थिंक ये प्रोजेक्ट टेक ओवर कर लिया। ये प्रोजेक्ट पहले रुका हुआ था और ये यू प्रोजेक्ट नहीं था। तो ट्राइबेका ग्रुप की अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो वो ट्रम्प टावर्स की जितने भी अक्रॉस इंडिया हैं उनकी उसमें वो शामिल है। मतलब ट्रम्प की जो एसोसिएशंस इंडिया में होती है उनके थ्रू होती हैं, और कई जगह पे वो डेवलपर हैं, जैसे कि इस प्रोजेक्ट में। पर इस प्रोजेक्ट में ट्रम्प की जगह पे उन्होंने जो टाई अप किया हुआ है वो यू के साथ किया हुआ है। तो ब्रांडेड रेजिडेंस एक तरह से ग्लोबल एड्रेस है, राइट। तो अगर आप विदेश में भी कई शहरों में जाएंगे, बड़े शहरों में, तो अगर आपको यू रेजिडेंस में जाएंगे तो आपको एक बेसिक डिजाइन फिलोसफी, एमेनिटीज एटसेट्रा आपको उसमें कॉमनैलिटी दिखेगी, राइट। तो जो एक बहुत
शानदार बात है कि पूना के अंदर इस तरह के ब्रांडेड रेजिडेंसेस उतने नहीं है जितने मुंबई या दिल्ली में होंगे, राइट। सो अगर आप इस तरह का एक प्रोजेक्ट चूज कर रहे हैं तो आप एक तरह से एक लग्जरी को चूज कर रहे हैं पुणे सिटी में, जो बहुत कम लोग एंजॉय करते हैं। तो इसकी एक स्नॉब वैल्यू होती है, जो मतलब हम अपनी सोसाइटी में कहते हैं कि लोग आपस में कहेंगे कि इनका एड्रेस जो है वो एक बहुत अप मार्केट एड्रेस है। सेकेंडली, जो NIBM एरिया है वो साउथ पुणे में पड़ता है, और ये साउथ सेंट्रल के काफी करीब है, सेंट्रल पुणे के। और उसके अलावा खराड़ी, मगरपट्टा वगैरह जहाँ पे IT पार्क्स हैं ईस्ट पुणे में, उसके भी उससे ज्यादा दूर नहीं है। तो किसी को एक अच्छी लिविंग चाहिए तो साउथ पुणे की तरफ लोग आते हैं, जो ऑफिस स्पेस से थोड़ा दूर रहना चाहेंगे। और बाकी इस लोकेशन में ज्यादा बिजनेसमैन और लोकली जो अपने ऑफिसेज वगैरह में काम कर रहे हैं उस तरह के लोग इधर एड्रेस लेते हैं। तो इसकी सराउंडिंग्स वगैरह काफी अच्छी हैं, अच्छे मॉल्स, हॉस्पिटल्स, जो उन्होंने एक नीड बताई अपनी, वो सब कुछ एस्टेब्लिश है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है। तो अ, मेरा यही कहना है, मतलब अब तो उस प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, पहले शायद रुका हुआ था, और ये एक पॉजिटिव चीज है। तो इनका जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट माइंडसेट है, वो मेरे ख्याल से उन्होंने अच्छा डिसीजन लिया है इस शहर के अंदर एक लग्जरी प्रॉपर्टी लेने का। ठीक है भदौरिया जी, तो बहुत बहुत बधाई आपको। वैसे यू की ये कहानी आपको पता थी? आई थिंक जब मार्केटिंग ऑफिसर्स जो रहे होंगे, सेल्स के या मार्केटिंग के जो लोग रहे होंगे प्रोजेक्ट के, उन्होंने आपको ये सब तो बताया होगा। ओके, थैंक यू। चलिए, शायद पूरी तरह से बात हमारी सुन नहीं पाए। चलिए, बढ़िया। एनीवे, आपका डिसीजन अच्छा था और इसके लिए आपको बधाई। लेकिन आशीष जी ने हमें पूरी यू की फिलॉसफी यहाँ बताई, कैसे ब्रांडेड रेजिडेंसेज यहाँ पर आए। ट्रेबेका ग्रुप जो है वो इसको पीछे से हैंडल कर रहा है। तो ऐसे काफ़ी सारे ब्रांडेड रेजिडेंसेज जैसे ट्रम्प टावर, यू, कई चीज़ें हैं जो MR एक समय में था, MR MGF जो ब्रांडेड था, जो दुबई की कंपनी है। तो काफ़ी सारी इस तरह के प्रोजेक्ट देश में बनते रहते हैं। चलिए, हम आगे बढ़ जाते हैं। पल्लवी पंडित अब हमारे साथ हैं फरीदाबाद से। पल्लवी जी नमस्ते, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। क्या पूछना चाहेंगे आप? नमस्कार सर। सर 2021 में मैंने अंसल रॉयल हेरिटेज में एक फ्लैट खरीदा था 3 BHK, कुछ 46 लाख का। अभी उसकी लमसम अमाउंट 58 to 60 के बीच वेरी करती है। और यहाँ से प्रॉब्लम ये हो रही है कि कुछ एमिनिटीज की प्रॉब्लम है, और मेरे बच्चे का स्कूल 15 किलोमीटर दूर है। तो इसको प्रॉपर्टी को रखना चाहिए कि 2-3 साल बाद फिर रख के बेच देना चाहिए, या इंस्टेंटली हमें सेक्टर 87, 88 की तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए जहाँ बच्चे का स्कूल है? ओके, तो ये 3 BHK फ्लैट आपको 42 लाख में मिल गया था? 46 में, तो बढ़िया है जी। और एरिया कितना था मैम? 1485। तो फरीदाबाद में आपको एक 2021 आपने कहा एक अच्छी डील मिली, मतलब जो भी कोना हो उसका। लेकिन 46 लाख में 1400 स्क्वायर फीट का 3 BHK किसी भी जगह बुरा नहीं है देश के अंदर। खैर, एनीवे, आप चाहती हैं कि आप इस पर आपको राय चाहिए कि क्या करें, इसको रखें कि बेचें, निकलें इसमें से। अभी आपको 56 करीब 60 के आसपास मिल रहा है, राइट? अपकमिंग में बस हमारे पास ये मुंबई एक्सप्रेस वे है जो हमारे बिल्कुल बगल से निकलता है, और जेवर एयरपोर्ट है जो यहाँ से लगभग 20 मिनट की दूरी पर होगा। ये अपकमिंग पॉइंट्स हैं बस। हाँ हाँ, लेकिन अभी आपको 60 लाख मिल रहे हैं ना इसके? ऑलमोस्ट। ठीक है जी, ठीक है। राय देते हैं यहाँ पे आशीष जी, बताएंगे कि अब आपको करना है क्या चाहिए। आशीष जी, तो पूरी कहानी आपने सुन ली, अब थोड़ी पशोपेश है कि क्या करें इसका, क्या निकल जाएं या रखें? विपिन जी, रियल एस्टेट की बेसिक थीसिस जो होती है वो लोकेशन से अराउंड ही होती है, कहीं लोकेशन लोकेशन ही बोला जाता है। तो अभी जैसे इन्होंने जब ये घर खरीदा होगा तो इन्होंने काफी सारे पैरामीटर्स अकाउंट में लिए होंगे, स्पेशली अपनी फाइनेंशियल कंडीशन, उसके बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करिए। 2021 में बैठ के ये अनुमान लगाना कि मार्केट प्राइस 30-40% से बढ़ जाएगा, ये भी किसी के लिए मुश्किल ही था, राइट। अब बात ये आती है कि बहुत सारे हम बायर्स, अगर एक, मुझे आइडिया नहीं कि उन्होंने जब खरीदा वो रेडी था कि अंडर कंस्ट्रक्शन था। जब हम एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में जाते हैं और प्रॉपर्टी को 4 से 5 साल लग जाते हैं बनने में, उतने में बहुत लोगों की नीड्स, रिक्वायरमेंट्स, फाइनेंशियल कंडीशंस चेंज हो जाती हैं। तो एट टाइम्स लोग लेते हैं एक फ्लैट, लेकिन जब वो 4 साल के बाद उनको डिलीवर होता है तो वो रियलाइज करते हैं ये लोकेशन हमें नहीं जम रही है, ये साइज हमें नहीं जम रहा है, फैमिली का साइज बढ़ गया है और तो क्या उनको मूव कर जाना चाहिए, ये तो बहुत पर्सनल क्वेश्चन है। जैसे उन्होंने बताया कि बच्चे का स्कूल बहुत दूर है और शायद वो उनके लिए बड़ा पेन पॉइंट है। तो
अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो बच्चे के स्कूल के पास में हो और उनके कई पैरामीटर्स को सेटिस्फाई कर सके, प्रॉब्ली मतलब वो एक्सपेंसिव साइड पे होगी, क्योंकि ये जो सेक्टर का बोल रहे हैं वो शायद दिल्ली की तरफ है। सो फरीदाबाद एक समय पे हरियाणा की सबसे इंडस्ट्रियलाइज सिटी हुआ करती थी, लेकिन गुड़गांव ने उसको कई मीलों पीछे छोड़ दिया। तो आज भी देखिए, आप खुद सरप्राइज थे कि 50 लाख के अंडर में 3 BHK मिला किसी को। तो इस तरह की चीज तो आप गुड़गांव में तो आप सोच भी नहीं सकते थे। तो फरीदाबाद में फिर भी कुछ ऑप्शंस होंगे जो मे बी हायर बजट में इनको मिल जाएंगे, लेकिन क्या वो उतना अफोर्ड कर सकते हैं? क्योंकि ट्रेड ऑफ है, मतलब ट्रेड ऑफ ये है कि मैं 60 लाख में बेचूं और कहीं पे 80 लाख 90 लाख में कोई चीज खरीदूं, तो क्या मेरी फाइनेंशियल कंडीशंस उसको सपोर्ट करेंगी? बाकी ये बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन, बिकॉज सेल्फ यूज की प्रॉपर्टी है, तो इसमें इनको खुद ही मतलब ग्रेडिंग एक करनी होगी कि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट 3-4 पॉइंट क्या है। क्या मैं जेवर एयरपोर्ट के पास रहना चाहता हूँ, या मुंबई एक्सप्रेसवे के पास रहना चाहता हूँ, या मैं बच्चे के स्कूल के पास रहना चाहता हूँ, या बच्चे का स्कूल ही चेंज कर देना चाहता हूँ? मतलब बहुत सारी चीजें आती है। बट एक चीज जैसे स्टॉक मार्केट में भी होती है कि अगर आपने कोई शेयर में इन्वेस्ट किया है और वो समझिए एक सर्टेन टारगेट प्राइस पे चला गया है, तो अगर आप वहां से निकलना चाहते हैं और निकल के कहीं और इन्वेस्ट कर देना चाहते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी दिखती है इनके करंटली कि इन्होंने एक बेनिफिट 10-12 लाख का प्रॉफिट बना लिया, फिर ये उसी को सेल करके आगे किसी और चीज को ले सके, और एडिशनल थोड़ा पैसा और डालना पड़ेगा। तो जी। ये मैं ये बोलूंगा कि इसमें उनको ही डिसीजन लेना होगा कि मेरे लिए क्या 3-4 बेहतर है? इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं। राइट। तो पल्लवी जी, अभी थोड़ा देखिए, आपकी जो थिंकिंग मशीन है वो यहाँ बंद नहीं होनी चाहिए। आपने हमसे राय मांगी, लेकिन आशीष जी ने अभी आपको कुछ और पॉइंट्स दे दिए, लेकिन ऐसे पॉइंट्स दिए जिसके पैमाने पर आप जब रख के सोचेंगी तो आपको क्लैरिटी मिलेगी कि भाई ये मेरी प्रायोरिटी है, ये मेरी प्रायोरिटी है, ये मेरी प्रायोरिटी है। ट्रेड ऑफ की भी बात उन्होंने की कि आप कुछ इसे निकाल के करने जाएंगे तो भी एक बड़ा अमाउंट आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल प्रॉपर्टी के दाम ऊपर चले गए। सो ये सारी चीज़ें कंसिडर कर लीजिए, फिर एक बार विचार करिए, और अगर फिर भी ना आपको लगे कि भाई अब इसके आगे फिर फंस रहे हैं, एक बार फिर आप हमें याद कर सकती हैं। राइट। तो चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद और बातचीत जारी रहेगी। वेलकम बैक। सीएनबीसी आवाज पर जारी है प्रॉपर्टी गुरु। हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। आशीष जी बने हुए हैं हमारे साथ। तो चलिए, हमारे अगले कॉलर विशाल मेहरोत्रा साहब आ गए हैं, जो कि मुंबई से हमें कॉल कर रहे हैं। विशाल जी, स्वागत है आपका। क्या सवाल पूछेंगे आज? हेलो सर, मेरा नाम विशाल मेहरोत्रा है जी। मैं पवई में किराए पे रहता हूँ। मैं 1 BHK में रहता हूँ मैं। ओके। मेरा वर्क लोकेशन भी अभी पवई ही है, बट मैं अभी ड्यू टू फैमिली एक्सटेंशन की वजह से मैं मतलब 2 या 3 BHK देख रहा हूँ मैं। मेरा मतलब बजट लगभग अराउंड 2.5 CR है, एंड मैं चाह रहा हूँ कि मेरा घर जो मैक्सिमम पोजीशन मुझे 2 या 3 साल में उसका मिल जाए। ओके। और एरिया जो मैं देख रहा हूँ, कारपेट एरिया, वो लगभग समथिंग अराउंड 650 से 700 के अबव ही देख रहा हूँ। एंड एरियाज जो मैं देख रहा हूँ कि मैं मतलब प्रेफर करूंगा वैसे अगर पवई में हो सके तो, बट मतलब मैं थाने या वेस्टर्न लाइन्स में भी अगर कोई एरिया है जिनमें मुझे ये कारपेट एरिया मिल सकता है, तो मैं वो भी फीजिबल ऑप्शन सजेस्ट कर सकते हैं आप प्लीज। ठीक है। 2.5 करोड़ में इतना मुश्किल नहीं है कि आपको एक 700 स्क्वायर फीट या उसके आसपास का कोई 2 BHK मिल जाए, इधर इन पवई या फिर वेस्टर्न सबर्ब्स में। आप ठाणे भी उसके लिए ओपन है, और 2-3 साल आप इंतजार भी कर रहे हैं। लेट्स सी क्या अवेलेबल हो सकता है। तो आशीष जी, क्या इनको इनकी चॉइस की प्रॉपर्टी मिल सकती है इस बजट में इन लोकेशंस पर? विपिन जी, मेरे हिसाब से पवई में जो काम कर रहा है उसके लिए थाने एक आइडियल डेस्टिनेशन बन जाता है, अगर बजट का कंस्ट्रेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली पवई काफी एक्सपेंसिव हो चुका है। और फिर भी जैसे इवन थाने के रास्ते में एरियाज आते हैं, मुलुंड, कांजूरमार्ग काफी डेवलप हो गया है, पवई से काफी पहले आता है थाने की। लेकिन अट्रैक्टिव बात यह है कि थाने एक अलग से एक डिस्ट्रिक्ट सेंटर है, और उसका लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छे से डेवलप हो रहा है। तो वहां पे इनको इस स्क्वायर फीट में या इससे ऊपर हायर स्क्वायर फीट साइज के फ्लैट्स भी मिल जाएंगे, और लीडिंग ब्रांड्स
जैसे कल्पतरू है या शाहपुर पालम जी है, शेड ग्रुप है, काफी सारे डिफरेंट चॉइसेस और ठीक ठाक भाव में इनको मिल जाएगा। और थाने एक ग्रोइंग मार्केट है और एप्रिसिएशन में भी हर चीज में, अगर ये थाने तक कम्यूट करने में ओके हैं तो कोवई से में तो इनका नहीं, मेरे ख्याल से थोड़ा टफ है। बट थाने इज आइडियल। पर थाने के अगर समझे ईस्टर्न सबर्ब्स में ये मुलुंड और कांजूरमार्ग वगैरह में भी एक्सप्लोर कर सकते हैं कुछ ऑप्शंस। अदरवाइज कनेक्टिविटी में मेरे हिसाब से वेस्टर्न से ज्यादा ईस्टर्न सबर्ब्स कोवई में ज्यादा सूटेबल है। एंड आई थिंक आशीष जी सेकंड सेल्स में भी जाएंगे तो इनको तो मतलब तुरंत भी मिल सकता है। 2,500 इट्स हैंडसम बजट फॉर 3 BHK या 2 BHK 700 स्क्वायर फीट की अगर हम बात करें तो। सॉरी आई मिस्ड, आपने क्या बोला था? जी मैं ये कह रहा था सर कि मतलब इन्होंने कहा कि 2026 तक का टाइम है इनके पास, लेकिन 2.5 करोड़ का जो है बजट रख रहे हैं और करीब 700 स्क्वायर फीट के आसपास की ही प्रॉपर्टी देख रहे हैं, तो आई थिंक ये तो सेकंड सेल्स में इनको रेडी पोजीशन में भी कुछ मिल सकता है। देखिए, आज की डेट में अगर किसी को रेडी पोजीशन चाहिए तो वो तो सेकंड सेल में ही मिलने वाला है। अनलाइकली कोई यूनिट डेवलपर्स ने होल्ड किए हुए रेडी प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो सेकेंडरी के अंदर अगर ये कुछ ओल्ड प्रोजेक्ट्स हों थाने के अंदर, सॉरी पवई के अंदर, मे बी उसके अंदर इनको यूनिट मिल जाए, पर फिर वो उतना अल्ट्रा लग्जरी मॉडर्निश फील नहीं होगी बिल्डिंग की, मे बी। पर उस बजट में इनको वेस्टर्न सबब का तो नहीं मैं बोल सकता, बट वेस्टर्न सबब में एक्चुअली थोड़ा दूर, जैसे कि कांदीवली एंड ऑल। पर यही जो मैंने एरियाज बोले, कांजूरमार्ग, मुलुंड एंड थाने, इन एरियाज में डेफिनेटली इनको कोई ना कोई ऑप्शंस मिल जाएंगे और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स में मिल जाएंगे जो रिसेंटली कंप्लीट हुए हों, पिछले 1 साल में कंप्लीट हुए हैं। उसके अंदर कई इन्वेस्टर्स एग्जिट कर रहे हैं, तो इस तरह के ऑप्शंस भी इनको मिल अवेलेबिलिटीज जाएंगे। होनी चाहिए। राइट, तो विशाल भाई बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको। ठाणे की बात की तो वहाँ काफ़ी ऑप्शन, जैसा कह रहे हैं कि एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको अच्छा मिल जाएगा। इसके अलावा मुलुंड हो गया, तो ये सारे हैं जो आपको क्लोज टू इन विसिनिटी विद पवई रहेंगे। तो 2.5 करोड़ इज द हैंडसम बजट अगेन से, जहाँ पर आपको 600-700 स्क्वायर फीट के बीच का 2 BHK तो मिल ही जाएगा, चाहे आप अंडर कंस्ट्रक्शन देखें, चाहे आप रेडी टू मूव इन देखें, या फिर कोई सेकंड सेल का ऑप्शन अगर आपको बहुत जल्दी चाहिए तो। चलिए इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। यहाँ पर ब्रेक के बाद कुछ और सवाल रहेंगे जिनके जवाब हम आशीष जी से लेंगे। वेलकम बैक, CNBC आवाज पर आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु। हम लगातार आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं आशीष जी के साथ। तो चलिए अब वक्त थोड़ा कम बचा है। संजय भटीजा हमारे साथ जुड़ गए हैं, नई दिल्ली से कॉल कर रहे हैं हमें। संजय जी बहुत स्वागत है आपका, क्या पूछना चाहेंगे आप, बताइए। नमस्कार जी, मेरा सवाल पूना में विमान नगर के ऊपर है। शुभ गेटवे में मैंने एक 4 बेडरूम बुक किया था जुलाई में, जी। और उन्होंने बड़ा एश्योरेंस दिया था कि 31 दिसंबर तक दे देंगे। मेरा रेंटल इनकम का एम था। अब पोजीशन अभी तक मिला नहीं है, कहते हैं अभी भी 1-2 महीने शायद और लग जाएंगे। तो मैं पूछना चाह रहा था कि क्या इसमें बेच दूं आगे, फायदा है कि रेंटल इनकम के लिए अभी वेट करूं पोजीशन के लिए, और क्या कोई कंपनसेशन देगा बिल्डर डीले का? अच्छा ठीक है, तो आशीष जी 2-3 सवाल हैं संजय जी के, क्या करना चाहिए इन्हें? विपिन जी, कॉम्पेंसेशन की बात तो तब आती है जब रेरा टाइमलाइन से अगर हम आगे गए हों, तो वो हमें चेक करना होगा कि क्या प्रोजेक्ट रेरा टाइमलाइंस को ब्रीच कर गए। सेकेंडली, शुभ गेटवे काफी अच्छा, वेरी वेल लोकेटेड प्रोजेक्ट, जो लोग कनेक्टिविटी को बहुत वैल्यू देते हैं। मतलब एयरपोर्ट से आप वॉकिंग किसी भी शहर में शायद नहीं आ सकते, सिर्फ पूना में ही आ सकते हैं कि आप टर्मिनल से निकले और विमान नगर में आ जाएं। और विमान नगर में शुभ गेटवे की लोकेशन ऐसी है कि एयरपोर्ट से हार्डली कुछ भी डिस्टेंस है इसका। तो यही इसका सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट रहा है। मतलब मैं पूना ट्रैवल करता हूँ तो ये प्रोजेक्ट सामने एयरपोर्ट के बाद आ जाता है। तो इसी कारण इनका जो मेन एम है रेंटल इनकम का, इनको काफी अच्छी रेंटल इनकम डायरेक्ट टेनेंसी से भी आ सकती है, या ये इसको सर्विस रेजिडेंसेस की तरह भी यूज कर सकते हैं इन फ्यूचर। और जो मेरे को मैंने जो पता किया उसके हिसाब से वहां पे इस तरह के फ्लैट्स भी हैं जो एयरबीएनबी या इस पे रेंट पे दिए जाते हैं शॉर्ट स्टेज वगैरह के लिए।
तो कभी कभी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं एक सर्टेन गोल के हिसाब से, वो गोल थोड़ा डिले हो जाता है, तो अनलेस एंड अनटिल इनके पास इमीडिएट रिक्वायरमेंट है पैसे की या इमीडिएट कुछ और एवेन्यूज ढूंढ रहे हैं, नहीं तो पूना की डिमांड तो आपको हम सब डिस्कस करते ही हैं कि पूना की डिमांड काफी अच्छी है, और लोकेशन के हिसाब से इस प्रोजेक्ट की डिमांड शायद हमेशा ही बनी रहेगी, अनलेस अनटिल पूना का एयरपोर्ट कहीं और चला जाए, जो डिस्कशन होता है लेकिन अभी तक उस पर कोई काम हुआ नहीं। तो मेरे हिसाब से इन्होंने एक अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है, और उसकी वैल्यूएशन भी काफी अच्छी राइज हुई है लास्ट 1-2 सालों में। तो इनको बने रहना चाहिए, बाकी डेवलपर से बात करनी चाहिए कि क्या है पोजीशन का क्या, क्योंकि मेरी जो अंडरस्टैंडिंग, आई थिंक पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट जो है वो ऑक्यूपाई भी हो चुका है। ठीक है, तो संजय जी अब पहले तो बधाई। चलिए, आशीष जी ने जो बताया तो आपने एक अच्छी जगह पे ही निवेश किया है और इसके काफ़ी प्लस पॉइंट हैं, लोकेशन बढ़िया है और साथ में वहाँ पर आपको एक अच्छी हैंडसम रेंटल इनकम मिल सकती है। आप इसे एयरबीएनबी या सर्विस अपार्टमेंट के तौर पे भी लगा सकते हैं, तो कई मल्टीपल इसके फ़ायदे हैं। तो आई थिंक रखना चाहिए आपको ये। और जहाँ तक डिले की बात है, थोड़ा आपको चेक कर लीजिए। और सही है वो बात कि अगर वो रेरा टाइमलाइन ब्रीच हुई है तो फिर तो शायद बहुत सारे लोग होंगे जो ये उम्मीद कर रहे होंगे रेरा भी इसमें इंटरफेयर कर सकता है, तो आप भी उसका हिस्सा बनेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और थोड़े वक्त में आपको प्रॉपर्टी मिल सकती है, तो ये प्रॉपर्टी एक बेहतरीन प्रॉपर्टी साबित हो सकती है आपके लिए भी। तो फिलहाल जल्दबाजी ना करें, थोड़ा देख लें, समझ लें और फिर इसका फ़ायदा उठाएं जो आपने निवेश किया है। तो चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया है कि हम अब आप सभी दर्शकों से इजाज़त लें। और जाने से पहले आशीष जी, हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आपने वक्त निकाला, आज हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और हमसे ढेर सारी बातें भी की। तो थैंक यू वेरी मच प्रोग्राम पर ज्वाइन करने के लिए। और आप सभी दर्शकों का भी ढेर सारा शुक्रिया। आप हर हफ्ते इतने ध्यान से हमें सुनते हैं, हमें अपने सवाल भेजते हैं, हमें खत लिखते हैं, हमें मेल्स करते हैं, हमें फ़ोन करते हैं। उन सब के लिए धन्यवाद। बस करते रहिए और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपके उन सवालों के जवाब बेहतरीन से बेहतरीन ढंग से दें, ताकि आप अपने इस डिसीजन को, जो कि सबसे बड़ा होता है जीवन में, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, अच्छी तरह ले पाएँ। तो चलिए, इस हफ्ते के लिए इतना ही। अगले हफ्ते आपका इंतज़ार रहेगा आपके सवालों का, और साथ ही इस कार्यक्रम का भी फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।